गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डिस्कस टॉपिक बोहर्स मॉडल। आज हम लोग बोहर मॉडल को देखेंगे कि इसके बाय द हेल्प ऑफ बोहर्स मॉडल व्हाट वी कैन डू फाइंड आउट ओके इन द एटॉमिक मॉडल ऑफ एन एटम। देखो, बोहर्स मॉडल इज़ द वेरी सक्सेसफुल एटम थ्रू सो मेनी ईयर्स। बहुत सारे सालों तक ये बहुत अच्छा चलता रहा और काफ़ी कुछ इसमें अच्छा भी था। इसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो एब्जॉल्व हो गए। ठीक है, तो देखो एनर्जी क्या होता है। इस बोहर्स मॉडल के थ्रू हम किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी निकालते हैं। मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में ई एन फॉर दैट ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट 1 2 3 जिसकी भी निकालना भी बताते हैं, ये सब दिया हुआ। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, -2.1 × 10⁻⁻18 इंटू जेड स्क्वायर। जेड मतलब नंबर ऑफ एटम्स इन दैट नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एन स्क्वायर। एन स्क्वायर मतलब नंबर ऑफ कौन सी ऑर्बिट में है, जैसे समझो। तो ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि अगर जूल पर एटम में दिया गया है तो ये फार्मूला पुट करोगे, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में दिया गया है तो आप ये निकालना, इसमें निकालेंगे, या हमें कन्वर्ट करना है तो इससे कन्वर्ट करेंगे। और इन केस अगर इसी को किलो जूल में कर दिया गया है तो ये निकालेंगे -1312 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसी में कोई एग्जाम्पल ले लें, हीलियम का एनर्जी लेवल निकालना है फर्स्ट, या हाइड्रोजन का निकालना है। देखो हाइड्रोजन में जेड की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। 1 का स्क्वायर कर दोगे, जिस ऑर्बिट से निकालना होगा 1 2 3 4, उस ऑर्बिट से इस पर 1 रख दोगे या 2 रख दोगे या 3 रख दोगे। जेड मतलब यहाँ जैसे हीलियम का ले लो तो 2He4, इसका कितना होता है, 4 होता है, तो यहाँ पे 4 पुट हो जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड में क्या करते हैं, इससे हम लोग ऑर्बिट की रेडियाई फाइंड आउट कर लेते हैं। ये फार्मूला मैंने आपको पीछे ही पढ़ाया हुआ है। Rn मीन्स रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट, जो भी होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर। बेटा याद कर लेना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों, इसमें मोस्टली वैल्यूज तो देखो कांस्टेंट है। क्या क्या कांस्टेंट है, देखो एच प्लांक्स कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है ही है, पाई भी कांस्टेंट है, एम मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। हाँ, जेड की वैल्यू अकॉर्डिंग टू एटम्स डिपेंड करेगी। और जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, कार्बन, इसके लिए जेड की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो देखो मोस्टली वैल्यूज़ क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, केवल जेड और जेड वेरी कर रही है। तो देखो रेडियस किस पे डिपेंड करती है, रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम, या जेड। ठीक है, नंबर नहीं, सॉरी, जेड ऑफ एटमिक मास ऑफ दैट एटम पे डिपेंड कर रही है। तो इन सब चीज़ों को हमने क्या कर लिया, कांस्टेंट कर लिया। क्या कर लिया, बाकी चीज़ों को कांस्टेंट कर लिया। बचा क्या हमारे पास, एन स्क्वायर तो कांस्टेंट नहीं होगा, और क्या नहीं कांस्टेंट होगा, केवल जेड। तो बाकी सब वैल्यू को मिला के कंबाइंड फॉर्म में ए नॉट लिख लिया। ठीक है, कुछ भी ए नॉट लिखा जाता है, तो इसलिए सुनो ऐसे, एच स्क्वायर प्लांक्स कांस्टेंट है, ठीक, 4 कांस्टेंट है ही है, पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, एम मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होता है, ई मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब तो चेंज नहीं होगा कभी भी। तो ये सब चीज़ें कांस्टेंट हो गई, तो इनको हमने क्या ले लिया, ए स्क्वायर। बचा क्या अपने पास, एन स्क्वायर और जेड। तो ये देखो ए नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड। जेड वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू द रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट। तो ए नॉट की वैल्यू 52.9 पिकोमीटर पहली ऑर्बिट के लिए। कैसे, अब देखो यहाँ पे पुट करो, आर एन इजिकल टू 52 ये इतना न्यूमेरिकल्स वैल्यू सॉल्व करने पे आता है। जब आप इस पर वैल्यू रखोगे, 4 पाई की वैल्यू 3.14, एम मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फिर ये ई मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, -1.6 इंटू 10⁻⁻19, जब वैल्यू पुट करोगे तो इतना सॉल्व करके आएगा। तो फर्स्ट ऑर्बिट जैसे निकालना है, तो देखिए यहाँ पे क्या करोगे, 52.9 एन स्क्वायर, जब यहाँ पे हमने थर्ड ऑर्बिट की निकाल लिया। देखो लिखा है रेडियस ऑफ हीलियम, ठीक है, और थर्ड ऑर्बिट R3 मतलब थर्ड ऑर्बिट, तो एन की जगह पे क्या पुट करेंगे आप, 3 का स्क्वायर। जेड मतलब देखो जेड मतलब कितना होता है, 2He4 होता है ना, नंबर ऑफ एटमिक नंबर क्या होता है, जेड होता है, तो यहाँ पे 2 पुट कर दिया। ऐसे ही अगर हम कहते हैं 1H1 के हाइड्रोजन के लिए 4th ऑर्बिट, तो यहाँ पे 4 पुट हो जाएगा, और हाइड्रोजन का क्या होता है, 1 होता है एटमिक नंबर, तो 1 पुट हो जाएगा, इतनी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, और ये मैंने तुमको फार्मूला बताया है। ये क्या है, MVR क्या है, मोमेंटम है। क्या है, मोमेंटम किसके, ये बताया था ना, बोहर्स ने बताया कि ओनली एंड ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिसिबल टू इलेक्ट्रॉन whose angular momentum is the integral multiple of h upon 2 pi। इलेक्ट्रॉन्स केवल और केवल उन्हीं कक्षाओं में मूव कर सकते हैं जो कि h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होती है। ये एंगुलर मोमेंटम हो गया। तो v यहाँ वेलोसिटी निकालना है इलेक्ट्रॉन की,
वी को सब्जेक्ट बनाइए तो NH/2 और M और R नीचे आ जाएगा, ओके, डिनोमिनेटर में, तो 2πmr। अब देखो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड बाय इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, कितने चक्कर लगा रहा है, ठीक है, न्यूक्लियस में, तो v वेलोसिटी अपॉन सरकमफेरेंस, ऑर्बिट का सरकमफेरेंस क्या होता है, पढ़ा है सबने, 2πr, तो v/2πr वैल्यू हो गई। अब देखो इसने किसको फॉलो किया, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आपको याद होगा जो मैंने पीछे पढ़ाया था कि कलरफुल लाइंस आ रही थी, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस को जब डिस्चार्ज ट्यूब में लिया था तो देखा है कि स्क्रीन पे हमको 5 कलर की लाइंस दिखाई पड़ रही थी, रेड, येलो, ब्लू। तो इसने क्या हो गया, रिडबर्ग इक्वेशन को भी फॉलो कर गया, कौन सा, बोहर्स का मॉडल, इसलिए सक्सेस हो गया। और रिडबर्ग इक्वेशन आप लोगों को पता होगा, 1/λ, पीछे क्लास में देख लीजिएगा, 1/λ इज इक्वल टू वेव नंबर या न्यू बार इज इक्वल टू 1/n² माइनस 1/n1²। एन की वैल्यू जहाँ से अगर 2 से लेंगे, अगर 1/2² से कर रहे हैं तो एन की वैल्यू हमेशा 3, 4, 5 रहेगी, अगर 1 से कर रहे हैं तो एन की वैल्यू 2, 3, 4, एक उससे ज़्यादा रहती है हमेशा। फिर देखो आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, बताया था कि इन्फिनाइट पे किसी चीज़ की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, 0 होती है, माइनस जिस ऑर्बिट में फाइंड आउट करनी है तो वैल्यू पुट करो, 0 माइनस ब्रैकेट में -En आ गया, ठीक है, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो गई, पॉजिटिव En। और बताया जितना दूर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से रहेगा उसकी एनर्जी उतना ही कम होती चली जाती, बढ़ती, पहले बढ़ती जाती है, फिर इन्फिनाइट पहुंच के क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकालना है तो ये इन्फिनाइट माइनस, या यहाँ पे n की जगह पे क्या पुट करोगे, 1, और पीछे ही निकलवाया अभी, ये देखो, ये देखिए -1312 इंटू Z² तो यहाँ पे क्या करो, -1312/n², n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, जैसे हम हाइड्रोजन निकाल रहे हैं तो 1 हो जाएगी, 0 + 1312 किलो जूल प्रति मोल, यूनिट याद रखना किलो जूल पर मोल में है, ठीक है। अब देखो कुछ जगहों पर ये नहीं भी एक्सप्लेन कर पाया कौन सी चीज़ों को, तो वेरी इंपॉर्टेंट, लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स मॉडल, इट कुड नॉट अकाउंट द डिटेल्स ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। देखो ये केवल हाइड्रोजन को एक्सप्लेन कर पाया था, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक होता है, लेकिन जब 2 और 3 इलेक्ट्रॉन वाले आ गए तो उसको बोहर्स मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मल्टी इलेक्ट्रॉन मीन्स व्हेन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल मोर, मीन्स 2, 3, 4, 5 के लिए एक्सप्लेन नहीं हो पाया, सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम के लिए कर पाया। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन में सिर्फ एक एटमिक नंबर 1 होता है। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द ज़ीमैन इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़ीमैन इफेक्ट क्या होता है, अगला टॉपिक हम बताएंगे। स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस इनटू हाइड्रोजन एटम ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, जब हाइड्रोजन एटम को मैग्नेटिक फील्ड मिलाए तो लाइंस क्या हुई, स्प्लिट हो गई, टूट गई, बिखर गई, स्कैटर हो गई, तो उसको भी ये एक्सप्लेन नहीं बता पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर अब इसी स्टार्क इफेक्ट लाए, अभी देखो मैग्नेटिक फील्ड लगाया, अब स्टार्क इफेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड के पास लाए तब इस इफेक्ट को भी बोहर्स मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है, याद करिएगा। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बॉन्डेड एटम। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो उनकी डायरेक्शन आई अपोजिट हो गई, किसी में मल्टी डायरेक्शनल इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ, स्कैटर हो गया, तो उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि क्यों इलेक्ट्रॉन्स अपने डिरेल हो जा रहे हैं। जैसे जाना था सीधा, स्क्रीन पर सीधा आए थे, प्रिज्म लगा दिया था हमने, है ना, तो रंगों में टूट गए थे, लेकिन जब क्या किया इन्होंने, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो ये डिरेल हो गया अपने पास, इधर गया कोई इधर गया, तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फिर है ये ड्यूल नेचर ऑफ मैटर को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, प्रकाश की द्वैती प्रकृति या पदार्थ की द्वैती प्रकृति, क्यों, पदार्थ ही क्या होता है, इट वर्क्स एज एन एट रेडिएशन भी देता है पदार्थ। देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन दिख रही है, अभी इसमें से कोई रेडिएशन है नहीं है, लेकिन अभी इसी को हीट कर दो गैस पे रख के तो क्या हो जाएगा, अब इसी को टच नहीं कर पाओगे। तो देखो यही मैटर ने कैसा शो किया, रेडिएशन शो कर दिया। एक तरफ से तो मैटर है, सिंपल है, न्यूट्रल, और एक तरफ से जब इसको हीट कर दिया तो क्या हुआ, तो ये रेडिएशन होने लगा इसमें से, तो यही होता है ड्यूल नेचर। तो इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, और हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। बाकी हाइजेनबर्ग और डी ब्रॉगली हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।